नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, प्रिय छात्रों और मेरे प्रिय भाइयों। तो हिंदी वर्णमाला की क्लास लेके चल रहे हैं, जिसमें अब तक हमारी 3 क्लास हो चुकी है और हिंदी वर्णमाला को हम बिल्कुल संपूर्ण विश्लेषण लेके चल रहे हैं। इसमें हमने स्वर और व्यंजन 2 प्रकार बताए थे। तो सबसे पहले हम स्वर को कंप्लीट करा के चल रहे हैं, जिसमें काफ़ी डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है। आप जा कर के 3 क्लास हैं, 1, 2, 3 भाग, उनको आप देख सकते हो, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। उसमें अनुस्वार विसर्ग सब के बारे में बता दिया, ठीक है। मूल व्यंजन कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, ये सब कुछ मैं उसमें क्लियर करा चुका हूँ। अब दोस्तों आज की क्लास में हम देखेंगे आगत ध्वनियाँ। तो ये आगत ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? वे ध्वनियाँ जो किसी अन्य भाषाओं से देवनागरी लिपि भाषा में देवनागरी लिपि में सम्मिलित कर ली गई है, तो उनको बोलते हैं आगत ध्वनियाँ। अब ये कौन सी, जैसे ओ क्या है? आगत ध्वनियाँ है और ये अंग्रेजी भाषा की लिपि है, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में से देवनागरी लिपि में इसको क्या कर लिया? सम्मिलित कर लिया, ठीक है। और यह जो ध्वनि है वो पश्च स्वर के अंतर्गत रखा गया है। ये लिखा हुआ है ध्वनि को पश्च स्वर के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो ये और क्या है? पश्च स्वर है। ये मैंने आपको बता दिया है कि हिंदी स्वरों की संख्या 11 होती है, ठीक है। अगर हम संस्कृति भाषा में देखें तो जिसमें री और लू इन दोनों को शामिल करके 13 होती है। अब आप देख सकते हो अंग और अह, ये अंग और अह ये 2 हैं अयोगवाह। संस्कृत ने इसको क्या कर दिया? दोनों को अयोगवाह में रखा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये पॉइंट देखेंगे, री का वर्तमान उच्चारण आधार र प्लस ई बराबर री होने लगा है तथा इसका उच्चारण करते समय जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करती है, ठीक है। मूर्धा मतलब समझते हो? जैसे हमारा ये तालव्य है, इससे जीभ घूम करके मुड़ करके टकराती है, उसे मूर्धा बोलते हैं, ठीक है। तो जो जिह्वा है हमारी मूर्धा को स्पर्श करती है, अतः यह हिंदी स्वर नहीं है। यानी कह सकते हैं जो री है वो हिंदी स्वर नहीं है। इसलिए हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 10 है। अगर हम री को हटा देते हैं तो हिंदी में स्वरों की संख्या केवल 10 बैठती है, ठीक है, ध्यान रखना इसको हटाने पर, ठीक। हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या 10 होती है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता है कि हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप कितने बताओगे? 10 बताओगे, उस चीज़ को ध्यान रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे पॉइंट को हम समझते हैं। आगे देखेंगे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है, इसको देखेंगे। प्लुत स्वर क्या होता है? ऐसा स्वर जिसको बोलने पर ध्वनि लंबी हो जाए, जैसे ओम। ये जो ओम है उसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। कई बार पेपर में पूछा गया है। मात्रा के आधार पर हिंदी में किसी भी स्वर के उच्चारण में ह्रस्व का तिगुना समय लगे उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। यानी समय जो लगेगा वो थोड़ी ध्वनि ज़्यादा हमें करनी पड़ेगी, समय तिगुना लगेगा, 3 गुना समय लग रहा है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे? ओम। जैसे ओम बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखेंगे प्लुत स्वर के बारे में कुछ पॉइंट हैं। प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। मैंने आपको ह्रस्व स्वर बताए थे और दीर्घ स्वर बताए थे। ह्रस्व स्वर आपको बताए थे जैसे अ, ई, उ और री, ये बताए थे, ठीक है, री। तो ये 4 स्वर बताए थे, ठीक है। और दीर्घ स्वर जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, ओ। अब ये कितनी है? 7। ये हमारे क्या है? दीर्घ स्वर है, ठीक है। तो इनको उच्चार करते समय ये जो है इसमें थोड़ा सा कह सकते हैं कि ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है। और अब ये जो प्लुत स्वर है इसमें दीर्घ स्वर से भी 3 गुना समय अधिक लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, हिंदी में सामान्यतः प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं होता है। वैदिक भाषा में नाटक आदि का संवाद लिखते समय पुकारने के संबंध में प्रयोग होता है। तो आप इस बात को क्लियर कर लेते हैं कि हिंदी में प्लुत स्वर का कोई भी प्रयोग नहीं होता है। जब कोई नाटक होता है, ठीक है, संवाद होता है, उसमें इसका हम प्रयोग करते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अगला पॉइंट है, प्लुत स्वर संस्कृत भाषा में होते हैं, हिंदी में नहीं। इस चीज़ को भी आप पॉइंट नोट कर सकते हैं कि जो प्लुत स्वर संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में बिल्कुल नहीं है, जबकि विविध परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। और ये कई परीक्षा में प्लुत स्वर को पूछा गया, लेकिन आप ध्यान रखना ये संस्कृत भाषा में, हिंदी में नहीं है, ठीक है। अगर आता है तो ओम जो है वो प्लुत स्वर है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्वरों के संदर्भ में विशेष तथ्य, ठीक है। तो स्वर स्वतः उच्चारित होते हैं, अर्थात इनके उच्चारण में अन्य किसी ध्वनि की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती है। यह कहने का मतलब है कि जो स्वर है वो खुद ही उच्चारित होता है। जैसे अ, इसे उच्चार करते समय हमें किसी और ध्वनि की जरूरत नहीं है, किसी और वर्ड की जरूरत नहीं है। जैसे अगर इसको मुझे अनार लिखना है तो आप कह सकते हो अनार के लिए अ की ध्वनि
स्वतः ही आ रही है, किसी और वर्ड की या अक्षर की या ध्वनि की जरूरत नहीं पड़ रही है। जैसे हमने लिख दी अमर, अमर में भी देखते हो आ की आ ही ध्वनि रहेगी, कोई चेंज होने वाली नहीं है। ऐसे जैसे आ है, आ को देखेंगे आम लिख दिया हमने, तो आ अपनी खुद ही ध्वनि दे रहा है, इसे किसी और ध्वनि की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट देखेंगे, री जो है वो री का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है, यानी हम ये कह सकते जो री है वो तत्सम स्वर है, तत्सम स्वर है। यानी री को अगर बात करें तो ये कौन सा स्वर है, तत्सम स्वर। और बाकी के जो स्वर होते हैं वो तत्सम भी होते हैं और तद्भव दोनों होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे री को हटा दे आ ई उ री को उठा देते, ठीक है, ए ओ ओ, तो ये हमारे 10 स्वर बचते हैं। कितने बचते हैं, 10। इसमें से री हटा दी, तो ये दोनों क्या है, तत्सम भी है तद्भव भी है। लेकिन जो केवल री है ये क्या है, ये तत्सम स्वर है, केवल अकेला तत्सम स्वर। तो इस पॉइंट को नोट आप कर सकते हो। और जो है मैंने अभी आपको बताया था आगत स्वर है, ये अंग्रेजी भाषा से इसको सम्मिलित किया गया है और इसमें किसमें, देवनागरी लिपि में इसको सम्मिलित कर लिया है। ठीक है, आगत या ग्रहित स्वर कहते हैं इसे, हम क्या कहेंगे, आगत या ग्रहित स्वर। ग्रहित यानी इसको ग्रहण किया गया, ठीक है, आगत यानी आया हुआ है। आ ओ के बीच की ध्वनि है, ये जो ओ है, ये जो ओ है वो आ और ओ इन दोनों के बीच की ध्वनि है ओ, ये इसको हम आगत स्वर कहते हैं या ग्रहित स्वर कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखोगे। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट देखेंगे, स्वरों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है, अतः सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। यानी जब भी अल्प प्राण वे स्वर होते हैं जिनको उच्चारण करते समय हमें कम सांस लेनी पड़ती है, हल्का सा उसे बोलेंगे, जैसे क, ठीक है, क अल्प प्राण है, ठीक है, ख महाप्राण है, ग घ, ये जो क है और ग है ये अल्प प्राण है, और ख ख इसमें श्वास ज़्यादा लेनी पड़ रही है इसलिए ये महाप्राण है। तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, अगला पॉइंट देखते हैं, स्वरों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, अतः सभी स्वर कैसे हैं, घोष या सघोष हैं। आप ध्यान रखना कि जो अघोष होते हैं, अघोष वो अलग होता है और घोष और सघोष ये अलग होता है। तो जितने भी स्वर है वो सभी क्या हैं, सघोष हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। अगला पॉइंट देखेंगे, स्वर ध्वनियों के अंतर्गत कोई भी ध्वनि दंत ध्वनि नहीं है। जितने भी हमारे स्वर हैं 11 स्वर हैं वो दंत ध्वनि एक भी नहीं। दंत ध्वनि क्या होती है, ऐसी ध्वनि जो हमारी जो जिह्वा है वो दांतों से स्पर्श करती हो उच्चारण करते समय, ठीक है। तो स्वर कोई भी स्वर है वो सभी स्वर दंत ध्वनि नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगला पॉइंट है, अयोगवाद ध्वनियाँ का प्रयोग मुख्यतः तत्सम शब्दों में होता है। पहले आपको ये पता होना चाहिए अयोगवाद ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, तो अंग और अह, ये दोनों ध्वनियाँ कैसी होती हैं, अयोगवाद ध्वनि होती हैं और इनका प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है, जैसे पुनः, मनः, अतः, ठीक है। तो ये तत्सम शब्दों में इनका प्रयोग होता है, जैसे गजह है ना, गजा यानी हाथी। तो इस तरह से तो ये किस में होता है, तत्सम शब्दों में होता है। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं। किस में किए जाते हैं, संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं, वो तत्सम होते हैं। और तद्भव कौन से होते हैं, इसकी भी क्लास लेंगे हम। तद्भव शब्द वे होते हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अगला पॉइंट है, विसर्ग हमेशा तत्सम होता है। तो विसर्ग जो है, ये जो दो बिंदी मैंने बताई जैसे पुनः, मना, आता, ये हमेशा क्या होता है, तत्सम होता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखेंगे, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। यानी स्वरों के उच्चारण में जो समय लग रहा है उसे हम क्या कहते हैं, मात्रा। मात्रा देखेंगे कौन सी मात्रा होती है, जैसे आ, जैसे ई, जैसे ई, तो ये हमारी जैसे उ ये मात्रा है। तो ये आपको मैंने बता दिया, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, छोटी ए, बड़ी ए, ये सभी मात्रा है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला पॉइंट, मात्रा स्वर को समरूप या ग्रैफीम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि मात्रा स्वर को क्या कहते हैं तो हम कहेंगे समरूप या ग्रैफीम, ठीक है। मात्रा स्वर को हम क्या कहेंगे, समरूप या ग्रैफीम कहते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस करे हैं, आपने देख लिए होंगे। अगर आपने पूरी वीडियो नहीं देखी है तो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, तभी आप इन पॉइंटों को याद रख पाओगे और हमारी क्लास को एक बार नहीं बार बार देखोगे तभी समझ में आएगा।
तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर आप हमारे पुराने छात्र हो या पुराने साथी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और आज के लिए इतना ही, नमस्कार।